हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टडीज के सेकंड चैप्टर दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के थर्ड पार्ट के बारे में। अब तक जितनी भी वीडियोस अपलोड की गई हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज के रिगार्डिंग, उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के थर्ड पार्ट में आज हम रिमेनिंग प्रिंसिपल्स कवर करेंगे जो कि हेनरी फ्यूल के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं। फर्स्ट 6 प्रिंसिपल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उन्हीं प्रिंसिपल्स को कंटिन्यू करते हुए आज हम रिमेनिंग प्रिंसिपल्स को कवर करेंगे। यानी वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो एक मैनेजर यूज करता है अपने डिफरेंट मैनेजरियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज के रिगार्डिंग, उसका लिंक तुरंत आपको मिल जाए। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं अपने 7th प्रिंसिपल से, दैट इज रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सोनल। बेसिकली रेम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी, कंपनसेशन फॉर द वर्क ऑफ अ वर्कर। यानी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी इंप्लॉयज वर्क कर रहे हैं उनको समथिंग इन रिटर्न तो हमें देना ही होता है, सैलरी, वेजेस, बोनस, इंसेंटिव्स। यहां पर हेनरी फ्यूल ये कहता है कि एक इंप्लॉय को जब कंपनसेट किया जाता है उसके वर्क के बदले में, तो सैलरी ऐसे पे करनी चाहिए कि वो फेयर हो और एडिक्वेट हो। यानी सैलरी ऐसी हो जो कि पर्सन की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग सही हो, और सैलरी ऐसी हो जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी में हो। यानी ऐसा ना हो कि वर्कर को इतनी सैलरी दी जाए कि वो खुश ना रहे, उसको ये लगे कि मेरी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग ये सैलरी कुछ भी नहीं है। और दूसरी तरफ सैलरी इतनी ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए कि उस अमाउंट को ऑर्गेनाइजेशन पे ही ना कर सके। एक ऑर्गेनाइजेशन की पेइंग कैपेसिटी में वो सैलरी होनी चाहिए। यहां पर हेनरी फ्यूल ने दोनों ही पॉइंट्स को कवर किया है, इंप्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू को भी कवर किया है और ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू को भी कवर किया है। इंप्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से इंप्लॉय की सैलरी ऐसी होनी चाहिए जो उसकी क्वालिफिकेशन और कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग है। दूसरी तरफ ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सैलरी इतनी होनी चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन उसको पे कर सके। यहां पर हमें कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी गिवन फेयर एंड एडिक्वेट रेम्यूनरेशन। ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो ये सजेस्ट करता है कि इंप्लॉय को फेयर और एडिक्वेट सैलरी मिलनी चाहिए, फेयर और एडिक्वेट रेम्यूनरेशन मिलनी चाहिए। फेयर मीन्स अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटीज, क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस ऑफ द एम्प्लॉय। फेयर सैलरी का मतलब क्या है? सैलरी ऐसी होनी चाहिए जो उस पर्सन की कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग है, उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग है और उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग है। दूसरी तरफ वो सैलरी एडिक्वेट भी होनी चाहिए, यानी विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इतनी ज्यादा भी सैलरी नहीं होनी चाहिए एक इंप्लॉय की कि ऑर्गेनाइजेशन पे ही ना कर पाए, उसकी पेइंग कैपेसिटी में ही ना हो वो सैलरी। अगर इस प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है, ये हमारे पास है इसके एडवांटेजेस। इट इंक्रीजेज मोटिवेशन ऑफ द इंप्लॉयज। अगर एक इंप्लॉय को उसकी कैपेबिलिटी, उसके एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग सैलरी दी जाएगी तो वो मोटिवेट होगा, हार्ड वर्क करेगा। डिवोट एंड कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, और अगर उसकी सैलरी एज पर रिक्वायरमेंट होगी तो वो अपना सारा समय ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए डिवोट कर देगा और अपनी कमिटमेंट्स फुलफिल करेगा, जिसके कारण ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स इजीली अचीव किए जा सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारे पास है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में 2 डिफरेंट पॉलिसीज अडॉप्ट की जा सकती हैं। या तो एक ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी अडॉप्ट की जा सकती है या फिर डिसेंट्रलाइजेशन, और थर्ड जो मेजर ऑप्शन है वो क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, फिर हम ये देखेंगे कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हेनरी फ्यूल क्या सजेस्ट करता है। देखिए, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है एक ऐसी पॉलिसी जिसमें डिसीजन मेकिंग पावर सिर्फ एक पर्सन के पास होती है, सेंटर के पास।
यानी ऑर्गेनाइजेशन के ओनर के पास, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास. सो सेंट्रलाइजेशन मीन्स रिटेनिंग ऑल द डिसीजन मेकिंग पावर अंडर अ वन हैंड, दैट इज बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट. सेंट्रलाइजेशन एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें टॉप लेवल के मैनेजर्स सभी डिसीजंस खुद लेते हैं, किसी दूसरे बंदे की इंटरफेरेंस को वो बर्दाश्त नहीं करते. सो सेंट्रलाइजेशन मीन्स रिटेनिंग ऑल डिसीजन मेकिंग पावर अंडर वन हैंड. और दूसरी तरफ डिसेंट्रलाइजेशन सेंट्रलाइजेशन के बिल्कुल ऑपोजिट है. सेंट्रलाइजेशन में सारी डिसीजन मेकिंग पावर एक हैंड में होती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट. लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में डिसीजन मेकिंग पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, यानी हर लेवल पर जो भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल है वो अपना डिसीजन खुद लेगा, अपने अपने डिसीजंस खुद लिए जाएंगे. दैट इज नॉन एज डिसेंट्रलाइजेशन. सो डिसेंट्रलाइजेशन एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें डिसीजन मेकिंग पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. सो डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल डिसीजन मेकिंग पावर एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. अब हमें यह डिसाइड करना है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए या डिसेंट्रलाइजेशन. बेसिकली ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कि वो कैसी ऑर्गेनाइजेशन है. ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है या मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है या लार्ज ऑर्गेनाइजेशन. क्योंकि बेसिकली अगर देखा जाए एक ऑर्गेनाइजेशन अगर स्मॉल है तो वहां पर सेंट्रलाइजेशन बेस्ट रहेगी, क्योंकि छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सारा डिसीजन एक पर्सन इजीली ले सकता है. लेकिन अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन लार्ज है, इन दैट सिचुएशन सेंट्रलाइजेशन अप्लाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, सारे डिसीजन एक पर्सन नहीं ले सकता, डिसीजन लेने में डिले हो सकता है, अपॉर्चुनिटीज हाथ से निकल सकती हैं. सो इसीलिए अगर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो एक बिजनेस में डिसेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट किया जा सकता है. लेकिन हेनरी फ्यूल ये कहता है कि हम क्यों ना सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के मिक्सचर को अडॉप्ट करें, यानी ऐसे डिसीजंस जो इंपॉर्टेंट हैं, जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट कर सकते हैं, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट ले, और ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो डेली बेसिस के ऊपर लेने होते हैं, जो रेगुलर डिसीजन होते हैं और जो सिंपल डिसीजन होते हैं, वो डिफरेंट लेवल्स पर डिफरेंट मैनेजर्स को लेने के लिए बोल दिया जाए. यानी हमें सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के मिक्सचर को अडॉप्ट करना है ताकि हमें सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों के बेनिफिट मिल सके. सो यहां पर हमें कह रहे हैं फ्यूल सजेस्ट दैट देयर मस्ट बी अ मिक्सचर ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. फ्यूल ये सजेस्ट करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का मिक्सचर होना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस. अगर इंपॉर्टेंट डिसीजंस की बात की जाए तो वो टॉप लेवल मैनेजमेंट को लेना चाहिए. वहीं पर अगर कुछ रूटीन डिसीजंस हैं तो वो मिडल और लोअर लेवल के ऊपर छोड़ देने चाहिए. इससे बेनिफिट क्या होगा अगर हम मिक्सचर को अडॉप्ट करते हैं? पहला, हमें सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों का बेनिफिट मिलेगा. सेंट्रलाइजेशन की हेल्प से इंपॉर्टेंट डिसीजंस का कंट्रोल टॉप लेवल मैनेजमेंट के हैंड में रहेगा, और डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से सभी मैनेजर्स अपना डिसीजन क्विकली ले सकते हैं. सो एक तो क्विकली डिसीजन हो जाएगा और दूसरा टॉप लेवल मैनेजमेंट का कंट्रोल भी रहेगा. सो ऐसे ही नेक्स्ट 9th प्रिंसिपल हमारे पास है स्केलर चेन. स्केलर चेन एक ऐसा प्रिंसिपल है जो ये कहता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रॉपर चेन होती है अथॉरिटी की. पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट आता है, फिर मिडल, फिर लोअर. और ये प्रिंसिपल हमें ये सजेस्ट करता है कि जब भी कोई इंफॉर्मेशन सप्लाई करनी है तो हमें वो प्रॉपर चेन को फॉलो करते हुए ही इंफॉर्मेशन सप्लाई करनी है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें इंफॉर्मेशन टॉप से लोअर तक लेकर जानी है तो हमें वो इंफॉर्मेशन एक प्रॉपर सीक्वेंस में लेकर जानी होगी. ये नहीं कि डायरेक्टली हमें इंफॉर्मेशन नीचे सप्लाई कर देनी है. और ये प्रिंसिपल क्यों फॉलो करना चाहिए? ताकि इंफॉर्मेशन हर लेवल तक पहुंच सके और हर मैनेजर को, हर एम्प्लॉय को पता चल सके कि क्या इंफॉर्मेशन सप्लाई की गई है. सो एक ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी अथॉरिटीज होती हैं, जितने भी मैनेजर्स होते हैं, जितने भी वर्कर्स होते हैं, उन सब तक इंफॉर्मेशन को सप्लाई करने के लिए स्केलर चेन के प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए. और स्केलर चेन का प्रिंसिपल क्या कहता है कि हमें एक प्रॉपर चेन फॉलो करनी चाहिए कोई भी इंफॉर्मेशन सप्लाई करने के लिए, टॉप से मिडल और मिडल से लोअर. सो
अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल अ बिजनेस मस्ट फॉलो द फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन। ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो ये कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करनी है, कोई भी इंफॉर्मेशन सप्लाई करनी है, तो हमें एक फॉर्मल वे चूज करना चाहिए इन विच एनी इंफॉर्मेशन मस्ट बी फ्लो थ्रू प्रॉपर चेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें हमें एक प्रॉपर चेन अडॉप्ट करनी चाहिए कोई भी इंफॉर्मेशन सप्लाई करने के लिए। और वो चेन क्या है? चेन ऑफ अथॉरिटी, जिसमें सबसे पहले टॉप मैनेजर्स आते हैं, फिर मिडल, फिर लोअर। सो हमें एक ऐसी ही चेन फॉलो करनी चाहिए। फॉलोइंग प्रॉपर लाइंस ऑफ अथॉरिटी फॉर कम्युनिकेशन एंड रिपोर्ट टू योर इमीडिएटली बॉस ओनली। यानी ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो ये कहता है कि अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन सप्लाई करनी है तो हमें प्रॉपर चेन ऑफ अथॉरिटी फॉलो करनी चाहिए, और अगर लोअर से कोई भी इंफॉर्मेशन ऊपर सप्लाई करनी है तो हमें इमीडिएट बॉस को इन्फॉर्म करना चाहिए। ये नहीं कि लोअर वाला पर्सन डायरेक्टली टॉप के पास जाएगा। हमें एक प्रॉपर चेन फॉलो करते हुए अपनी कंप्लेंट्स, अपनी सजेशंस इमीडिएट बॉस को प्रोवाइड करनी चाहिए। लेकिन इस प्रिंसिपल में एक कमी है, एक डिसएडवांटेज है, और वो डिसएडवांटेज ये है कि अगर हम प्रॉपर चेन्स फॉलो करते हैं तो कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें हमें इमरजेंसी में डिसीजंस लेने होते हैं। तो अगर इमरजेंसी की सिचुएशन में हम ये प्रॉपर चेन फॉलो करेंगे तो डिसीजन लेने में डिले हो सकता है, बिजनेस को लॉस हो सकता है। लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी हेनरी फ्यूल ने एक और क्वाइंट की है टर्म, वो है गैंग प्लैंक। सो गैंग प्लैंक एक ऐसी टर्म है जिसकी हेल्प से प्रॉपर चेन्स ऑफ अथॉरिटी को तोड़ते हुए इमरजेंसी की सिचुएशन में क्विक डिसीजन लेने के लिए हम इमीडिएटली डिस्कशंस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस पर्सन को डायरेक्टली किसी दूसरे डिपार्टमेंट के वर्कर के साथ कम्युनिकेट करना है तो इसको कोई प्रॉपर चेन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। इमरजेंसी की सिचुएशन में वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है। इसको हम क्या बोलते हैं? गैंग प्लैंक। सो गैंग प्लैंक एक ऐसी टर्म है जो हेनरी फ्यूल ने ही सजेस्ट की है, और इस टर्म के अकॉर्डिंग अगर इमरजेंसी की सिचुएशन है तो उस केस में एक वर्कर इमीडिएटली विदाउट फॉलोइंग एनी रूल्स, विदाउट फॉलोइंग एनी चेन ऑफ कम्युनिकेशन, वो अपने वर्कर से कम्युनिकेट कर सकता है। सो गैंग प्लैंक परमिट्स डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉइज इन केस ऑफ इमरजेंसी इररिस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन एंड पोस्ट। सो गैंग प्लैंक एक ऐसी टर्म है जिसके अकॉर्डिंग एक वर्कर विदाउट रेफरिंग टू द पोजीशन, पोस्ट एंड चेन्स ऑफ अथॉरिटी डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है इमरजेंसी की सिचुएशन में क्विक डिसीजन लेने के लिए। सो ऐसे ही नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारे पास है प्रिंसिपल नंबर 10, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का यह मतलब नहीं है कि किसी को ऑर्डर देना। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब है कि हर थिंग के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में हर आइटम के लिए एक प्लेस होती है, एक जगह होती है, और वो आइटम अपनी प्लेस पर होनी चाहिए ताकि उसको ढूंढने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी वर्कर को स्क्रू ड्राइवर चाहिए, कोई टूल चाहिए, तो वो उसको कहां पर मिलेगा? स्टोर रूम में। तो ये प्रिंसिपल यही कहता है कि एक प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए, हर चीज अपनी जगह पर होनी चाहिए, और हर चीज की कोई ना कोई एक फिक्स प्लेस होनी ही चाहिए ताकि अगर एम्प्लॉय को वो आइटम चाहिए तो वो उसको ढूंढनी ना पड़े, टाइम वेस्ट ना करना पड़े, डायरेक्टली वो स्टोर में जाए, बॉक्स ओपन करे, वहां से स्क्रू ड्राइवर उठाए और अपना वर्क करके फिनिश करके वहीं पर वापस रख दे। सो ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो ये कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में हर आइटम के लिए एक प्लेस होनी चाहिए, एक फिक्स प्लेस होनी चाहिए, और वो आइटम अपनी फिक्स प्लेस पर अवेलेबल भी होनी चाहिए। ये ना हो कि पर्सन को ढूंढनी पड़े कि वो आइटम गई कहां। ऐसा करने से टाइम वेस्ट होगा, रिसोर्सेज वेस्ट होंगे, वर्क इनकम्प्लीट रह जाएगा। सो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर सजेस्ट दैट देयर इज अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग मस्ट बी एट देयर ओन प्लेस। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर एक ऐसा प्रिंसिपल है जो ये सजेस्ट करता है कि हर आइटम के लिए एक प्लेस होनी चाहिए और हर आइटम अपने प्लेस पर होनी चाहिए। फिक्स्ड एंड राइट प्लेस फॉर एवरी मैन एंड मटेरियल। एक फिक्स्ड और राइट प्लेस होना चाहिए हर एम्प्लॉय के लिए और हर मटेरियल के लिए, सो दैट नो वेस्टेज ऑफ टाइम इन सर्च ऑफ पर्सन एंड मटेरियल, ताकि उस पर्सन को
या फिर मटेरियल को ढूंढने में कोई टाइम वेस्ट ना करना पड़े। सो ऐसे ही नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। अब इक्विटी से ही पता चल रहा है, इक्विटी मींस इक्वालिटी। ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो ये सजेस्ट करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर को सबके साथ इक्वली ट्रीट करना चाहिए, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए, ना ही कास्ट को लेकर, ना ही लैंग्वेज को लेकर, ना ही कलर को लेकर, ना ही जेंडर को लेकर। ये ना हो कि आप दो पर्सन्स को डिफरेंट डिफरेंट सैलरी प्रेफर कर रहे हो। एक पर्सन को आप 10,000 दे रहे हो क्योंकि वो आपके रिलीजन से बिलोंग नहीं करता, दूसरे पर्सन को आप 20,000 दे रहे हो क्योंकि वो आपके रिलीजन से बिलोंग करता है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। सो ये भी एक प्रिंसिपल है, क्योंकि अगर भेदभाव किया जाएगा तो इंप्लॉय डिमोटिवेट हो जाएंगे और हो सकता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर चले जाएं। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर मस्ट बी अ इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज irrespective of their gender, religion, language, caste, belief and nationality. सो ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो ये कहता है कि एक मैनेजर को अपने इंप्लॉयज के साथ हमेशा इक्वली ही ट्रीट करना चाहिए, चाहे जेंडर को लेकर है, चाहे रिलीजन को लेकर है, लैंग्वेज, कास्ट, बिलीव्स, नेशनैलिटी और कलर। यानी ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो ये कहता है कि हमें हमारे इंप्लॉयज के साथ फेयर, काइंड एंड इक्वल ट्रीट करना है। किसी भी तरह का भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, बायसनेस हमें नहीं करनी है। हर इंप्लॉय के लिए सेम रूल्स और रेगुलेशंस होने चाहिए। ये नहीं कि एक इंप्लॉय लेट आ रहा है तो आप उसको कुछ नहीं कह रहे, दूसरा इंप्लॉय लेट आ रहा है तो आप उसको पनिश कर रहे हो। सबके लिए इक्वल रूल्स और रेगुलेशंस होने चाहिए। ऐसे ही नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारे पास है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो ये कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में मटेरियल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैन है। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एसेट है उसके इंप्लॉयज। और एक ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर उसका इंप्लॉय शाम को काम करके खत्म करके घर जा रहा है तो अगले दिन वो वापस जरूर आए, क्योंकि उसके बिना तो वर्क हो ही नहीं पाएगा। सो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल का मतलब है ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो ये कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लॉयज का जो टेन्योर है वो लॉन्ग पीरियड का होना चाहिए। ये नहीं कि 10 दिन बंदा काम करके गया उसके बाद वापस आया ही नहीं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लॉयज को हायर करने के लिए बहुत रिसोर्सेज वेस्ट करने पड़ते हैं। पहले सिलेक्शन करना पड़ता है, इंटरव्यू लेने पड़ते हैं, टेस्ट कंडक्ट करने पड़ते हैं, एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है, तब जाकर एक अच्छा सा इंप्लॉय सिलेक्ट होता है। और वो भी अगर 10 दिन बाद जॉब छोड़कर चला गया तो हमारे रिसोर्सेज भी वेस्ट, जॉब भी वेकेंट, वर्क भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर ही नहीं है। सो स्टेबिलिटी का मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में पर्संस की स्टेबिलिटी होनी चाहिए, एटलीस्ट लॉन्ग टर्म के लिए होनी चाहिए। यह नहीं कि आप 1-2 दिन बाद वर्कर्स को निकाल दे रहे हो। आपको एक इंप्लॉय को सफिशिएंट टाइम देना चाहिए उसकी कैपेबिलिटीज साबित करने के लिए। यह नहीं कि एक दिन वर्कर आया, आपको उसका काम पसंद नहीं आया, आपने निकाल दिया। कम से कम 1-2 महीने तो देने चाहिए ना उसको, उसकी कैपेबिलिटीज साबित करने के लिए। सो अगर आपने बेस्ट इंप्लॉय सिलेक्ट किया है तो उसकी स्टेबिलिटी का भी एक मैनेजर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल अ मैनेजर नीड्स टू मेक श्योर द स्टेबिलिटी ऑफ देयर हायर्ड एम्प्लॉयज। ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो ये कहता है कि एक मैनेजर को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उसके एम्प्लॉयज जो उसने हायर किए हैं वो स्टेबल होने चाहिए इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड एम्प्लॉयज टर्नओवर रेशियो विल बी लो। एक लंबे समय तक वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते रहें और उनकी जो टर्नओवर रेशियो है, जॉब को छोड़ने की जो रेशियो है, वो कम होनी चाहिए। बार बार टर्मिनेशंस नहीं होनी चाहिए या फिर ट्रांसफर्स नहीं होनी चाहिए। एक वर्कर को हमें सफिशिएंट टाइम देना चाहिए सेटल करने के लिए, और हमें उसको जॉब सिक्योरिटी भी देनी चाहिए ताकि वो जॉब छोड़कर ना जाए। ऐसे ही नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारे पास है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है पहला कदम। ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर को इनिशिएटिव के प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो ये कहता है कि हमें इंप्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करवाना चाहिए। हर बार टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसीजन ले, ये सही नहीं है, क्योंकि जो डिसीजंस का इंप्लीमेंट है वो लोअर लेवल को करना पड़ता है। इसीलिए
जितने भी लोअर लेवल के वर्कर्स हैं, मैनेजर्स हैं, मिडिल लेवल के मैनेजर्स हैं, उनको इनिशिएट करना चाहिए, उनको आगे लेकर आना चाहिए, ताकि वो भी डिसीजन ले सकें, अपनी सजेशंस प्रोवाइड कर सकें टॉप लेवल मैनेजमेंट को। सो ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो ये कहता है कि एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए हमें डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट उनको करवाना चाहिए, ताकि वो अपना डिसीजन खुद ले सकें, एटलीस्ट सजेशंस तो दे सकें। सो इनिशिएटिव मीन्स टेकिंग फर्स्ट स्टेप इन द डिफरेंट डिसीजंस मेकिंग एंड सेल्फ मोटिवेशन। इनिशिएटिव का मतलब है पहला कदम लेना डिसीजन लेने के लिए। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, a manager must allow the creative suggestions from the employees and allow them to participate in the process of decision making. So ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसमें एक मैनेजर को अपने एम्प्लॉयज को अलाउ करना चाहिए कि आप पार्टिसिपेट करो, सजेशंस दो डिसीजन मेकिंग में, ताकि एक मैनेजर को पता चल सके कि हम क्या क्या डिसीजन ले सकते हैं, क्या सजेशंस हो सकती हैं। सो फाइनली लास्ट हमारे पास है 14th प्रिंसिपल। इसको डिस्कस करने से पहले भाई आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक जरूर कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ एटलीस्ट इसको शेयर कर दीजिए, ताकि कुछ बेनिफिट आपका, आपके फ्रेंड्स का हो जाए और कुछ बेनिफिट मेरा भी हो जाए। सो जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। सो 14th प्रिंसिपल है स्पिरिट डी कॉर्प्स, जो कि एक फॉरेन लैंग्वेज का वर्ड है। इसका मतलब क्या है? वी आर टुगेदर, यानी हमें मिलकर काम करना चाहिए, टीम स्पिरिट के साथ काम करना चाहिए, आइसोलेशन में काम नहीं करना चाहिए। अगर हर पर्सन अपना अपना काम करने में जुट जाएगा, अपना अपना ऑब्जेक्टिव सामने रखेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव तो कभी अचीव ही नहीं हो पाएगा। सो ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो ये कहता है कि हमें टीम स्पिरिट के साथ वर्क करना है। जहां पर हम यूज करते हैं वर्ड मैं, मेरा, वहां पर हमें यूज करना चाहिए हम, हमारा, यानी हर वक्त मैं और मेरा नहीं करना चाहिए। ये सबका ऑर्गेनाइजेशन है, सभी को साथ मिलकर चलना है, इसलिए हम और हमारा वर्ड यूज होना चाहिए। डू नॉट यूज आई, प्रेफर टू यूज वी। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, every manager must try to create a team spirit and replace the word I with we. So ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो ये सजेस्ट करता है कि एक मैनेजर को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में टीम स्पिरिट लेकर आनी चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअलिज्म में कोई भी ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं किया जा सकता। सो रिप्लेस द वर्ड I with we so that everyone could work together for achieving group goals, ताकि हर कोई ग्रुप में काम करते हुए ग्रुप गोल्स को अचीव कर सके। सो ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो फोकस करता है यूनियन इन स्ट्रेंथ, वर्क विद टीम स्पिरिट एंड रिप्लेस द वर्ड आई विद वी। सो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के रिमेनिंग प्रिंसिपल्स को कवर किया। वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर भी कर देना।